Okay, students. Now, that is exercise 14.4 mathematical reasoning question number 1. Rewrite the following statement with if then. ये implication बेटा if then यूज करना अपने following statement में in 5 different ways conveying the same meaning. अब इसमें क्या है कि जो आपको स्टेटमेंट दी होगी उसकी आपने 5 स्टेटमेंट्स और लिखनी है इफ और देन फॉर्म में। और बेटा इफ और देन की अगर बात करें तो मैंने उसमें बताए थे आपको पॉइंट कुछ इफ और देन के, ठीक है ना। तो मैं यहां पे थोड़ा सा आपको उसका हाईलाइट्स कर देता हूं। लुक एट हियर, ये देखो, ये बेटा इफ और देन के इंप्लीकेशन इफ और देन, इसे कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इफ और देन में बेटा ये सिंबल यूज करते हैं इंप्लाई वाला, इसे इफ पी देन क्यू कहा जाता है। इसे पी इंप्लाई क्यू भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब बेटा देखो ये कंडीशन इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। पहला पी इज नेसेसरी फॉर क्यू, पी इज नेसेसरी फॉर, ये पॉइंट्स हैं। पी ओनली इफ क्यू, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली इफ क्यू लिख सकते हो। पी लीड्स टू पी, फर्स्ट स्टेट पी क्या होता है फर्स्ट स्टेटमेंट, क्यू कौन सा सेकंड स्टेटमेंट। पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, ये कुछ आपकी यहां पे लिखा है, इनको यूज करना भी आपने, ठीक है। ये आपका इफ और देन को यूज करने के लिए टेक्निक बताई है। अब यहां पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन लिखा है आपका फर्स्ट पार्ट बेटा, और नेचुरल नंबर इज ऑड, देखो ना यहाँ पे इफ, सॉरी ये क्वेश्चन ये है, इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्केयर इज आल्सो ऑड। अब यहां मैं ट्रू फॉल्स की बात नहीं कर रहा, यहां फिर से बता देता हूं। ये क्वेश्चन लिखे है इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्केयर इज आल्सो ऑड। ये आप बताएंगे इसमें कि अगर नेचुरल नंबर ऑड है उसका स्केयर क्या होगा, ऑड होगा। ऑलराइट, ऑड का स्केयर ऑड होता है, ठीक है। तो अब इसको हमने लिखना है 5 टेक्निक से इफ और देन। इफ और देन में बेटा आप नेसेसरी यूज करते हो, सफिशिएंट यूज करते हो, इंप्लाई यूज करते हो। अब मैंने यहां फर्स्ट लिखा इसको ना, इसी को, और नेचुरल नंबर इज ऑड, नेचुरल नंबर इज ऑड इंप्लाइज। तो आप बेटा जो इफ और देन में इंप्लाई भी यूज करते हैं, और नेचुरल नंबर इज ऑड इंप्लाइड्स, देन क्या इंप्लाइज इट्स स्केयर इज आल्सो ऑड, ये भी लिख सकते हो। अब मैं सेकंड लिख रहा हूं यहां पे, अ नेचुरल नंबर इज ऑड लिखा है पहले, नेचुरल नंबर ऑड है और देन की जगह ऑड है ना, इज सफिशिएंट, इज सफिशिएंट टू कंक्लूड। मतलब नेचुरल नंबर, आपका नेचुरल नंबर ऑड है तो उसका मीनिंग चेंज नहीं चाहिए। अगर एक नेचुरल नंबर ऑड है तो वो सफिशिएंट है किसके लिए, टू कंक्लूड दैट इट्स स्केयर इज आल्सो ऑड, इट्स स्केयर इज आल्सो ऑड। ये हो गया। क्वेश्चन था कि अगर नेचुरल नंबर ऑड है तो उसका स्केयर भी क्या होगा, ऑड होगा। तो फर्स्ट में लिखा कि नेचुरल नंबर ऑड है इंप्लाइज, तो वो क्या बता रहा है कि उसका स्केयर भी ऑड होगा। फिर नेक्स्ट, अगर एक नेचुरल नंबर ऑड है तो वो सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि उसका स्केयर भी क्या होगा, ऑड होगा। तो इसका मतलब भी सेम ही है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट बेटा लिखे मैंने, अब व्हेन अ नेचुरल नंबर इज एड, जब एक नेचुरल नंबर ऑड होगा देन इट्स स्केयर इज आल्सो ऑड। तो इफ देन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वो कह रहा था कि अगर आपका नेचुरल नंबर ऑड है तो उसका स्केयर ऑड ही होगा। तो मैंने फर्स्ट क्या लिखा कि एक नेचुरल नंबर ऑड है तो इंप्लाइज, उसका मतलब उसका स्केयर ऑड है, सेम मीनिंग है। अगर नेचुरल नंबर ऑड है तो वो सफिशिएंट है ये बताने के लिए उसका स्केयर भी ऑड है। ये थर्ड लिखा मैंने, व्हेन अ नेचुरल नंबर इज ऑड, जब एक नेचुरल नंबर ऑड होगा देन तब उसका स्केयर भी क्या होगा, ऑड भी होगा, मतलब सेम ही है। अब बेटा फोर्थ पे आओ, अब लिखा अ नेचुरल नंबर इज ऑड, एक नेचुरल नंबर ऑड कब होगा, ओनली इफ इट्स स्केयर इज ऑड, तभी होगा जब उसका स्केयर भी क्या होगा, ऑड होगा। तो इसका सेम मतलब है, एक नंबर ऑड कब होगा, जब उसका स्केयर भी क्या होगा, ऑड। तो ये भी पॉसिबल है, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट को वही बता रहे हैं। और अगर नेक्स्ट की बात करें लास्ट, तो बेटा अब इसको लिख लेते हैं, इफ स्केयर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड, मतलब इसको आगे पीछे कर लो, जिसे कन्वर्स कहते हैं। इफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑड देन, है ना बेटा, अगर आपका
जो स्केयर है नेचुरल नंबर का वो ऑड होगा, देन नेचुरल नंबर जो होगा वो भी ऑड होगा, देन नेचुरल नंबर इज ऑड। ठीक है, तो अगर आपका जैसे ये लिखा, इसी को बेटा अगर मैं लिखूं इफ द स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर, अगर आपका नेचुरल नंबर का स्केयर जो है वो ऑड है, वो जो नेचुरल नंबर वो भी ऑड है, इसी का अगर 6 लिखता हूं मैं, इफ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर इज, यहां पे नॉट नेगेशन कर दो कि अगर आपका है ना और है ना द स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर का स्केयर जो है वो ऑड नहीं है, देन वो नेचुरल नंबर दैट इज ऑल्सो नॉट ऑड। तो मेरे 6 बन जाते हैं आपके ये। मैं फिर से बताता हूं कि री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ देन वाली स्टेटमेंट आपको दी है तो उसको आपने 5 अलग अलग तरह से लिखना है, उसका मीनिंग सेम रहे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या लिखा है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन था इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्केयर इज आल्सो ऑड। अंडरस्टैंड? अब देखिए यहां पे क्या लिखे, यहां पे मैंने इसको लिखा कि अगर एक नेचुरल नंबर ऑड कब होगा, इंप्लाइज, इफ देन किया बेटा इंप्लाई लिख सकते हैं हम, तो इंप्लाइज इट्स स्केयर इज आल्सो ऑड। ठीक है, तो एक नेचुरल नंबर ऑड कब होगा कि जब उसका स्केयर ऑड होगा। अब अ नेचुरल नंबर इज ऑड, ये सफिशिएंट है किसके लिए कि उसका स्केयर भी क्या है ऑड, कि नेचुरल नंबर आपका ऑड है तो वो काफी है किसके लिए, इस कंक्लूजन के लिए कि उसका स्केयर भी क्या होगा, ऑड होगा। व्हेन अ नेचुरल नंबर इज ऑड, जब एक नेचुरल नंबर ऑड है तो उसका स्केयर भी क्या होगा, ऑड होगा। और नेचुरल नंबर इज ऑड, नेचुरल नंबर तभी ऑड होगा जब उसका स्केयर भी क्या होगा, ऑड। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। इफ अ स्केयर इज, है ना, इफ अ स्केयर ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, अगर किसी नेचुरल नंबर का स्केयर ऑड नहीं आ रहा है तो वो नेचुरल नंबर भी ऑड नहीं होगा, तो नॉट हटा दो तब भी पॉसिबल है। ऑलराइट, तो ये हम बेटा किसी इफ और देन स्टेटमेंट को 5 तरह से 6 तरह से भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था किसका, 14.4 का। ऑलराइट, ओके बेटा, अब बेटा चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। राइट कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा मैंने इसके लिए अलग से छोटा सा डाला एक वीडियो, उसमें कॉन्ट्रापॉजिटिव और कन्वर्स को मैंने बड़े प्यार से आराम से बताया है, लेकिन फिर से हम कर लेते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन बेटा मैंने डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन ये वाला ना, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, सेम क्वेश्चन ये वाला। तो मैं इसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। ठीक है, बेटा देखो ये सेकंड पार्ट लेके आता हूं मैं। इफ द टू लाइन्स, इफ द टू लाइन्स, if the two lines are parallel then they don't intersect in the same plane। ये if then फॉर्म है इंप्लीकेशन वाली, तो ये आपकी बेटा कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसको बेटा हमने क्या निकलना है, कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो पहले बेटा इसका 2 स्टेटमेंट निकालो, जो इफ के साथ है उसको पी मान लो, इफ द टू लाइन्स, तो फर्स्ट क्या हो गया, टू लाइन्स आर पैरेलल, देन है, देन के साथ जो आगे है उसे क्यू, दे मतलब लाइन की बात कर रहे हैं, टू लाइन्स, तो टू लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट द प्लेन, तो इसको लिख सकते हो, मतलब टू लाइन्स की ही बात कर रहा है, तो टू लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। तो ये मैंने 2 स्टेटमेंट लिख ली। अब फर्स्ट कौन सा बेटा, इफ के साथ वाला, 2 लाइनें अगर पैरेलल हैं तो ओबीसी से वो 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अब इनका बेटा नेगेशन कर दो, नेगेटिव, कहता टू लाइन्स आर पैरेलल, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेशन, टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल, डन। अब नॉट क्यू क्या होगा, जहां कह रहे टू लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट, 2 लाइनें इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो नॉट में क्या है, बेटा नॉट है, अगर नॉट दिया है तो नॉट को काट दो, नहीं दिया तो वहां पे नॉट लगा दो। तो इसका मतलब, सॉरी यहां पे टू लाइन्स आर पैरेलल, तो इसका नेगेशन सर टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल हो गया, तो इसमें 2 लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो नॉट मतलब करेंगी, टू लाइन्स इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर इन द सेम प्लेन। बेटा नेगेशन में आपको याद है ना क्या करते हैं,
अगर बेटा ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू। ये तो टू लाइंस आर पैरेलल, तो नेगेशन, दो लाइनें पैरेलल नहीं है। ये कहता है वो दो लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो नेगेटिव में क्या होगा, वो इंटरसेक्ट करेंगी। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे जो उन्होंने पूछा था हमसे, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या पूछा उन्होंने हमसे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख रहा हूं अभी मैं। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, मैंने बताया था ये, वो होता है नो इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। तो पहले इफ लिखो, नॉट क्यू। इफ टू लाइन्स intersect each other in the same plane, ना इफ तो नॉट क्यू लिखना है, देन नॉट पी, देन द लाइन्स, मतलब टू लाइन्स की बात करें, लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ये बेटा आपका जो होता है ना ये चीज, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होता है, इसलिए ना इफ पी लिखे देन क्यू, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव में इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने पी लिखा, सेकंड वाले को बेटा क्यू लिख दिया मैंने, फिर मैंने दो लाइनें पैरेलल हैं तो उसका नेगेशन क्या होगा, दो लाइनें पैरेलल नहीं है, ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो उसका नॉट क्या होगा, वो पैरेलल होंगी। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होता है, इफ negation of Q then negation of P। तो ऐसी जो स्टेटमेंट होती है बेटा आपकी, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब इसका कन्वर्स भी लिखना है, तो कन्वर्स में क्या कहता है, इफ अगर ये है देन वो होगा। तो बेटा इसमें क्या करना है, इफ कन्वर्स में बेटा इफ Q देन P कर देना है। तो मैं कन्वर्स को यहां पे लिख देता हूं, वहां स्पेस कम है, कन्वर्स। तो कन्वर्स में क्या होगा, इफ है तो ये लिख दो, दे मतलब दो लाइन की बात कर रहा है, इफ टू लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, ठीक है, देन यहां लिख देते हैं, देन द लाइन्स then the lines are parallel। ये जो बेटा कन्वर्स होते हैं, जैसे ना इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डोंट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। तो इफ क्या कर देना बेटा, इफ सेकेंड कंपोनेंट देन फर्स्ट कंपोनेंट लिख दो, कन्वर्स उल्टा कर देना है बेटा। जैसे ना इफ ये P है देन Q, तो कन्वर्स में क्या होगा, इफ Q देन P। तो ऐसी स्टेटमेंट जो होता है वह कन्वर्स होता है। ऑलराइट, अब बेटा ये थर्ड पार्ट दिया, इसको देख लो आप, है ना। थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट को क्या दिया है। अब थर्ड पार्ट को देखें तो क्या यहां आपके सामने, समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज, बेटा इंप्लाइज आपको पता है ये इफ और देन के लिए यूज होता है। समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज दैट इट हैज लो टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका इसका थर्ड पार्ट है। समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज, और कुछ ठंडा है, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे टेम्परेचर कौन सा है, लो है। अब पहले इसकी बनाओ स्टेटमेंट पी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, अगर हम बात करें, ठीक है, तो समथिंग इज ये वाली, समथिंग इज कोल्ड, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। अब मैं क्यू लिख रहा हूं, इंप्लाइज दैट के आगे लिखा है, तो ये समथिंग इट मतलब समथिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट इससे क्या होगी, ये वाली, तो इसका मतलब इट हैज लो टेम्परेचर। ये दो स्टेटमेंट हो गई। अब इसको तो नेगेशन में लिख दो, नेगेशन में लिख रहा हूं उसको मैं, तो नॉट पी, अगर समथिंग इज कोल्ड है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, समथिंग इज नॉट कोल्ड, समथिंग इज नॉट कोल्ड। कॉन्ट्रापॉजिटिव में उनको नेगेशन में लिख दो पहले। अब इसकी बात करूं मैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसका, ये नॉट क्यू, तो नॉट क्यू क्या हो गया, इट हैज लो टेम्परेचर, मतलब इट हैजंट लो टेम्परेचर, नॉट में लिख देना है, इट हैज नॉट लो टेम्परेचर, ठीक है।
तो बेटा जो आपको ये कंपाउंड स्टेटमेंट दी है ये इफ और देन में इंप्लाइज यूज करते हैं। तो पहला लिख लिए पी मैंने समथिंग इज कोल्ड, सेकंड इट हैज लो टेम्परेचर। तो अगर समथिंग इज कोल्ड तो इसका नेगेटिव क्या होगा, समथिंग इज नॉट कोल्ड। इट हैज लो टेम्परेचर, इसका लो टेम्परेचर, उसका नेगेशन क्या होगा, इट हैज नो लो नॉट लिखो या नो लो टेम्परेचर लिख सकते हो। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है तो मैंने अभी बताया आपको और एक लेक्चर भी दिया है इस पर बड़ा अच्छा सा, उस पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस की है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, अगर आपको याद है इफ नॉट क्यू देन नॉट पी कर देना, ये होता है ऐसे ना, इफ इट हैज नॉट लो टेम्परेचर देन समझ इट इज नॉट कोल्ड। ये जो स्टेटमेंट है बेटा इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये आपका लिखा है समथिंग इज कोल्ड इंप्लाई दैट इट हैज लो टेम्परेचर, इसे मैंने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया, इनका नेगेशन लिख दिया। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है इफ नॉट Q देन नॉट P, इसे बेटा कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोलते हैं। और कन्वर्स में उल्टा, मतलब अगर मैं इफ अगर मेरे पास पैसे हैं देन मैं अमीर हूं नहीं बेटा, ऐसे मान लो कि अगर मेरे पास पैसे हैं ज्यादा तो मैं अमीर हूं, तो उसको उल्टा क्या होगा, अगर मैं अमीर हूं देन मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो वैसे ही कन्वर्स लिखना है। अब इसको कन्वर्स लिखना हो तो सोचो क्या लिखेंगे आप इसको कन्वर्स इसका भाई, इफ है ना, इफ समथिंग हैज लो टेम्परेचर, if something है low temperature then it is cold, है ना। इसी को if it means something, if something has low temperature then it is cold, मतलब if सेकेंड स्टेटमेंट देन क्या भाई फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दो आपका। ऑलराइट, कन्वर्स में क्या होता है, जैसे बेटा ऐसे तो ना इफ फर्स्ट स्टेटमेंट होता है देन क्यू, ये आपका जनरल फॉर्म होगी इंप्लीकेशन की। तो कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में फिर से बता रहा हूं, इफ क्या आएगा क्यू देन पी, और सेंटेंस को अच्छी तरह अरेंज कर लेना, तो ये आपका कन्वर्स हो जाता है। ऑलराइट, अब बेटा आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड क्या चीज होता है, अंडरस्टैंड कंप्लीटली बेटा, किस चीज को, मतलब कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझ आना, अंडरस्टैंड कंप्लीटली। तो कहते हैं यू कॉन्ट अंडरस्टैंड ज्योमेट्री इफ यू डोंट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली। तो मतलब आप ज्योमेट्री को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते अगर आपको डिडक्टिव रीजनिंग अच्छी तरह से नहीं आती होगी, तो आपकी जो समझने की शक्ति प्रॉपर नहीं है। तो अब इसका आपने फिर से क्या लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो पहले इसका स्टेटमेंट बनाओ दो, एक P और एक कौन सा Q, ठीक है। अब P स्टेटमेंट ये U, ये वाला ना, यू कॉन्ट, ऐसे लिख लो, कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, ये मैंने P स्टेटमेंट मान ली, ठीक है। अब इफ के आगे जो लिखा है वो आप Q मान लो। ऑलराइट, तो यू मतलब यू डोंट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, ये मैंने इसको दो पार्ट्स में, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, P मैंने लिख लिया यू कॉन्ट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, जो उसके आगे लिखा है उसे मैंने Q मान लिया। अब इसका नॉट क्या होगा बेटा, ये ऐसे P है तो इसका नॉट क्या होगा, नॉट अगर मैं यहां पे लिखूं स्पेस यहीं पे लिखता हूं P नॉट, यू कॉन्ट कॉम्प्रीहेंड, नॉट लिखा है तो नॉट को हटा दो, अगर मैं ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, वो नेगेशन हो जाता है।
तो यू कैन कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, यू कैन कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री। ऑलराइट, अब ये क्यू है तो क्यू नॉट कर लो, ये भी यू डोंट लिखा हुआ है ना, तो यू डोंट तो यू नो होगा, अगर आपको नहीं है तो यू नो, तो आप नॉट को हटा दो, यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ऑलराइट, ठीक है ना। अब ये नॉट लिख दी मैंने, यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, तो उसको नॉट क्या होगा, यू कैन कॉम्प्रीहेंड। यू डोंट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, तो इसका नॉट क्या होगा, तो हमने डोंट को हटा दिया, ये लिख दिया। अब मैं इसका यहां पे क्या लिखने जा रहा हूं बेटा, इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा, इफ नॉट क्यों लिखो, इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, अंडरस्टैंड। इफ नॉट क्यू, देन क्या बोला मैंने, देन नॉट पी, then you can comprehend geometry। ऑल राइट, तो बेटा ये सिंपल सा है कॉन्ट्रापोस्ट। कॉन्ट्रापोस्ट में क्या होता है, इफ नॉट क्यू देन नॉट क्यू कर देना अपने पास, नॉट क्यू देन नॉट पी। अब कन्वर्स की बात करें, कन्वर्स मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसमें क्या करना है, कन्वर्स में क्या करना आपने, इफ बेटा इफ क्यू देन पी कर दो, इफ क्यू देन, तो ये क्या बन जाएगा, करूं मैं इसका, इफ क्यू यू डोंट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, देन कन्वर्स में क्या करना है, इफ क्यू देन पी। देन है, इधर स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं इसको देन क्या कर दूंगा, ये लिख सकता हूं मैं इसी को आज यहां पे आपको इसको देख के यहां पे आपको कन्वर्स बता देता हूं, वहां स्पेस थोड़ी कम है। अब ये है, तो इफ क्यू, इफ यू डोंट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली, देन यू कॉन्ट कॉम्प्रीहेंड ज्योमेट्री, तो ये क्या बन जाएगा, कन्वर्स। मैं फिर से ऊपर आ रहा हूं, जैसे इस क्वेश्चन में आता हूं, जैसे ये क्वेश्चन था, इसकी कन्वर्स की बात करूं, ये P है, ये Q है, तो कन्वर्स में क्या होता है, इफ Q देन P, इफ टू लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन दे आर पैरेलल। फिर से टू लाइनें लिखना है, मतलब दो है तो दे आ गया। इफ टू लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन दे आर पैरेलल, तो ये कन्वर्स हो जाएगा इसका। ऑलराइट, I hope you understand.